Hello friends, welcome to our channel Home Science कक्षा. Let's grow together. I am Dr. शालू गर्ल. इस चैनल के माध्यम से हम होम साइंस के सभी सब्जेक्ट्स की बेसिक टू एडवांस नॉलेज देने की कोशिश करेंगे. ये चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर. प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर क्या है? कोई जो भी हम प्राकृतिक रूप से या रासायनिक रूप से जो भी तंतु हमें मिल रहे हैं उनमें कोई ना कोई क्वालिटी या विशेषता अवश्य होती है. अब बाजार में बहुत सारे तरह के फैब्रिक अवेलेबल हैं, लेकिन कौन सा फैब्रिक किस पर्टिकुलर काम के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जा सकता है, उसके लिए हमें टेक्सटाइल्स की प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. टेक्सटाइल में दो तरह के गुण पाए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. अब प्राइमरी और सेकेंडरी जो गुण होते हैं वो उनकी अलग अलग क्वालिटी को बताते हैं, गुणों को बताते हैं. अगर किसी फायर फाइटर के लिए हमें कोई जैकेट बनानी है तो उसके लिए उसमें कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज़ होनी बहुत आवश्यक है, जैसे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और थर्मल रेजिस्टेंस. टेक्सटाइल फाइबर प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन्हें बेसिकली हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो किसी भी तंतु में होनी आवश्यक है. अगर ये नहीं है तो वो कपड़ा आप पहनने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, वो पहनने योग्य नहीं बन सकता. सेकेंडरी प्रॉपर्टीज उन गुणों को कहा जाता है जो किसी भी फाइबर में अलग से केमिकल रिएक्शन के थ्रू जोड़े जा सकते हैं, जैसे कि मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, फायर रेजिलेंसी, अब्रेजन रेजिस्टेंस, डेंसिटी, लस्टर, केमिकल रेजिस्टेंस, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लेमेबिलिटी आदि. अब टेक्सटाइल की जो प्राइमरी प्रॉपर्टीज हैं उनको मेन 5 तरह से क्लासीफाई किया गया है, जो कि आपका ये क्वालिटीज होनी फाइबर में आवश्यक ही है. सबसे पहली है ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, दूसरा टेंसिटी, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा स्पिनिंग क्वालिटी और कोहेसिवनेस, और पांचवा यूनिफॉर्मिटी. हाई लेंथ और विड्थ रेशो क्या है? किसी भी तंतु से धागा और फिर कपड़ा बनाने के लिए उसमें जो लंबाई और चौड़ाई का रेशो है वो 100 से 1% होना आवश्यक ही है. इसके बिना आप उस धागे से कपड़ा नहीं बना सकते. अब लंबाई के आधार पर अगर हम बात करें तो दो तरह से इनको विभाजित किया गया है. सबसे पहले स्टेपल फाइबर और फिलामेंट फाइबर. स्टेपल फाइबर उन धागों को कहा जाता है जो आमतौर पर लंबाई में छोटे होते हैं, और फिलामेंट फाइबर ये मैनमेड फाइबर होते हैं बेसिकली, लेकिन नेचुरल में सिर्फ एक सिल्क फाइबर है जो कि फिलामेंट फाइबर के अंतर्गत आता है. प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरह से धागों के डायमीटर को नापना ही पड़ता है. इसे माइक्रोन में नापा जाता है. इसकी मेजरिंग यूनिट जो होती है वो माइक्रोन होती है. धागे की सुंदरता भी उसकी डायमीटर पे ही डिपेंड करती है. जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं उनमें उनका डायमीटर को हम अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. जब धागा बनता है तो जो स्पिनिरेट का छेद है उस स्पिनिरेट के छेद को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है. फाइबर जितना फाइन होगा, जितना सॉफ्ट होगा, जितना इवन होगा, वो उतना ही लंबा समय तक टिकेगा और उतना ही अच्छा भी दिखेगा. सेकंड आता है टेंसिटी. टेंसिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये किसी भी धागे की मजबूती को बताता है कि धागे कितना लंबे समय तक रुक सकता है. अब टेंसिटी को भी क्लासिफाई करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला टेंसाइल स्ट्रेंथ, दूसरा टियर स्ट्रेंथ यानी कि फटने की क्षमता, बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टूटने की और फटने की क्षमता, कितने धागा कितना प्रेशर झेल सकता है. उसके बाद आता है धागे से जब कपड़ा बनाना होता है तो किसी भी तंतु को घर्षण यानी कि जो खिंचाव है वो झेलना ही पड़ता है. अगर वो खिंचाव नहीं झेल पा रहा है तो उससे तंतु से धागा भी नहीं बनाया जा सकता, कपड़ा तो बहुत दूर की बात है. और जिन तंतुओं में हाई स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा मजबूत कामों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. थर्ड आता है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी फाइबर की. क्यों? क्योंकि अगर कपड़े में लचीलापन नहीं होगा तो हमारी बॉडी पर वो किसी भी तरह से अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व है. तो उसमें कर्व शेप में एडजस्ट होने के लिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है. ये स्पेशली यूज की जाती है, जैसे गाड़ी के सीट कवर्स बनाए जाते हैं, इस तरह की चीजों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. इस गुण को समझने के लिए हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे
हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मानवकृत तंतु बनाने के लिए लकड़ी की लुगदी का इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी की लुगदी का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि धागा भी हमारा लकड़ी के जैसा ही सख्त होगा, या ग्लास फाइबर या खनिज तंतु के जितने भी फाइबर हम इस्तेमाल करते हैं जो अपैरल में यूज किए जाते हैं, उन सब में फ्लेक्सिबिलिटी का गुण ऐड किया जाता है या फिर उनमें होता ही है। उसके बाद आता है चौथा, स्पिनिंग क्वालिटी और कोहेसिवनेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो धागे आपस में एक दूसरे को पकड़ कर रख सकते हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं, उन्हीं धागों को आप पहनने लायक कपड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊन की सतह पर छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं। उन रेशों का काम क्या होता है? वार्मथ तो वो हमें देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरे को पकड़ के रखने का जो बेसिक काम है वो रेशे करते हैं, जिससे कि धागे आपस में जुड़े रहते हैं। उसके बाद आता है यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। ये क्यों जरूरी है? अगर तंतु जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं वो जगह जगह पर टूटे होते हैं, तो जो उनकी सतह होती है, ऊपरी सतह, वो खुरदरी हो जाती है। जबकि धागे में जितना लंबा और एकसार धागा होगा वो उतना ही ड्यूरेबल फैब्रिक होगा। इसलिए यूनिफॉर्मिटी कपड़े के सुंदरता को दिखाने के लिए और लंबे समय तक टिकाने के लिए बहुत आवश्यक है। एक रूपता के साथ धागे में मजबूती का गुण भी आ जाता है। नेचुरल फाइबर्स में सिर्फ एक सिल्क फाइबर है जिसमें ये गुण मिलता है, लेकिन जो क्वालिटी है वो उस पर भी डिपेंड करती है कि जैसे भेड़ की बॉडी से जब वूल उतारा जाता है तो कौन सी बॉडी पार्ट से वूल उतारा जा रहा है, वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी यूनिफॉर्मिटी पे। जो नीचे के पोर्शन यानी कि पैरों के आसपास की जो हिस्सा होता है, क्योंकि वो डस्ट एरिया से ज्यादा संपर्क में रहता है तो वहां पर वो ज्यादा गंदा होता है, जबकि जो ऊपर शोल्डर के पास और गर्दन के पास की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, और इसीलिए उनको उसी क्वालिटी की अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके इस्तेमाल किया जाता है। मानवकृत तंतु जो होते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार हम लंबा, छोटा, मोटा, पतला कैसा भी बना सकते हैं। बहुत सारे स्पिनरेट के छेदों के द्वारा हम रासायनिक कताई की प्रक्रिया को चेंज कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमेशा नॉलेज बढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा। बाय बाय।